सुधारों की दिशा में एक प्रमुख कदम था। क्या था? प्रमुख कदम था। हम लोग बाद में देखते हैं। क्लियर है बात? इससे इसके माध्यम से क्या किया गया? पहली बार भारत में कंपनी के मामलों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश की गई, पहली बार। नंबर 1। नंबर 2, यह समझा गया जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल में शासन था, उस शासन करने के लिए कंपनी को मान्यता दे दी गई। इसका मतलब यह है कि पहली बार कंपनी के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनके अलावा यह मान लिया गया कि कंपनी अब कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी करेगी। क्लियर? बाकी का हम लोग देखेंगे मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में क्या क्या हुआ था। क्लियर है? इसके प्रोविजंस क्या थे वो देखते हैं। क्या क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट के? तो इनके इस 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो देखेंगे कि कंपनी के प्रशासन में चेंजेस इन इंग्लैंड क्या हुए, इंग्लैंड में क्या चेंज हुए, और भारत में ये एक्ट से क्या चेंज हुआ। चेंजेस इन इंडिया। क्या परिवर्तन हुआ इंग्लैंड में? इंग्लैंड में पहली बात क्या हुई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर बढ़ा दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर बढ़ा दी गई, और जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर बनता था, जिससे वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते थे। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने भी लोग हो सकते थे, लेकिन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर की संख्या यानी डायरेक्टर्स की संख्या भी 24 तय कर दी गई कि 24 से ज्यादा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर नहीं होंगे। समझ में आया? अधिकांश लोग ये कहते हैं कि जब से कंपनी बनी थी तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जो निदेशक थे वो 24 थे। गलत बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या को 24 सीमित किया गया था। किसके माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 24 कर दिया गया। मेंबर कितने कर दिए गए इसके? 24 यानी 24 मेंबर्स कर दिए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। यानी जो कंपनी का प्रशासन शासन चलाते थे, कंपनी का पूरी कंपनी जो हैंडल करते थे, चाहे वो ब्रिटेन में हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो इंडिया में हो, कंपनी के सारे मैटर कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां रहता था? इंग्लैंड में बैठते थे वो लोग, वहीं से पॉलिसी तय करते थे। क्लियर? इसकी पावर बढ़ाई गई। कैसे बढ़ाई गई? कि पहली बात तो इसके मेंबर्स कम किए गए, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना हो और अगर मेंबर कम है तो डिसीजन अच्छे जल्दी ले सकते हैं लोग। ठीक? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर की शर्तों में परिवर्तन किया गया। कंडीशंस चेंज हो गई। चेंज क्या हो गई? पहले यह था कि आप पिछले 6 महीने से, ठीक है, सिंस द 6 month इफ यू हैव शेयर ऑफ 500 pound then you are eligible to vote for board of director. ओके? यानी अगर आप पिछले 6 महीने से 500 रुपए का पाउंड का शेयर रखते थे तो आप वोट डाल सकते थे, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई। पहले क्या था? अर्लियर ये था मामला, और अब क्या हो गया? लेटर क्या हुआ? यहां कहा कि आपके पास बर्थ रेट कितनी हो? 500 पाउंड, और टाइम कितना था? 6 month। लेकिन अब कह दिया गया कि वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास जो पाउंड है वो 1000 का रहा हो, यानी 1000 पाउंड का रहा हो शेयर, और वो मिनिमम 1 साल तक रखा हो, उसने मिनिमम 1 ईयर से उसके पास हो। ऐसा व्यक्ति सिर्फ कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में वोट डाल सकता था मेंबर के लिए। क्लियर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक और काम किया गया। पहले ये क्या होता था? पहले ये हर साल चेंज होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले हर साल चेंज होते थे,
लेकिन अब इनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया, कार्यकाल फिक्स कर दिया गया फ्रॉम 1 to 4 ईयर, यानी अब कितना कर दिया गया, 1 से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। क्लियर? और एक बात और कह दी गई, बेटा तुम एक बात और कह दी, क्या कह दी, एक बात ये कह दी कि 25% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी 25% डायरेक्टर्स ऑफ बीओडी, यानी इसमें से जो 25% लोग हैं वुड गेट रिटायर्ड एवरी ईयर, प्रत्येक साल में 25% हट जाएंगे और नए 25% लाए जाएंगे। क्लियर है? और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक काम और कहा गया, क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक काम ये कहा गया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी हेल्ड अकाउंटेबल, इसे जिम्मेदार ठहराया गया, हेल्ड अकाउंटेबल टू रिपोर्ट देने के लिए किस किस मैटर की, मिलिट्री प्लस नॉन मिलिट्री मैटर की जो रिपोर्ट देनी थी वो देनी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, राज्य सचिव को। ब्रिटेन में एक अधिकारी होता था इसके लिए जो बाहर के मामले देखता था। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो नहीं है जो 1858 वाले एक्ट में आया था, अभी ये पूरी दुनिया के मामले देखता है ब्रिटेन की तरफ से। 1858 में इंडिया के लिए स्पेशल अपॉइंट होता है ये, क्लियर है? अभी सबके मामले देखता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आपको रिपोर्ट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, रिपोर्ट सौंपनी है सैनिक मामलों की, असैनिक मामलों की, किसको सौंपनी है वो रिपोर्ट? ठीक है, राज्य सचिव को सौंपनी है, ब्रिटेन में ही है। दूसरा ये कहा गया कि आपको फाइनेंस रिपोर्ट भी सौंपनी है कंपनी की इंडिया में, फाइनेंस रिपोर्ट, और किसको सौंपनी है ये? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। यानी इंडिया में क्या हो रहा है, वित्तीय मामलों में कंपनी क्या घपला कर रही है, कि दोनों रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। मिलिट्री और नॉन मिलिट्री रिपोर्ट किसको देनी है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और फाइनेंशियल मैटर की रिपोर्ट किसको देनी है? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो कहने का मतलब ये है कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस करना आसान, क्योंकि पहले पूरे डायरेक्टर चेंज होते थे एक साथ, तो बड़े बड़े लोग अपने डायरेक्टर बिठा देते थे, अब चाह के नहीं बिठा सकते, क्योंकि सिर्फ 6 ही बिठा सकते हो आप। 24 का 25% कितना होगा? 6। अरे अब 6 के 6 खरीद लोगे एक बार में, और 6 के 6 लोग खरीदना बहुत मुश्किल है। समझ में आया? तो इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासन में चेंज आया कि नहीं? इंग्लैंड की संरचना में चेंज कर, इंग्लैंड ने कंपनी की अपने यहाँ संरचना में चेंज किया स्ट्रक्चर में, और ये सुधार करके लाए। क्लियर? भारत में क्या चेंज हुआ? इंडिया में मुख्य रूप से 3 चेंज हुए थे। कितने? 3 चेंज हुए थे। एक चेंज को हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल, दूसरे को कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तीसरे को कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ कहाँ भैया? इधर कुछ नहीं। नॉट एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट्स फ्रॉम नेटिव्स, यानी भारतीयों से किसी प्रकार की रिश्वत या फिर घूसखोरी उपहार नहीं लिया जाएगा, और प्राइवेट ट्रेड भी नहीं करेंगे। ये 3 काम किए गए थे। ठीक है, इन तीनों में जब हम एक एक को देखते हैं कि गवर्नर जनरल क्या हुआ था। देखो 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, डुअल गवर्नमेंट आ गई,
तो उस समय पहला जो गवर्नर बना बंगाल का वो कौन बना? क्लाइव बना। क्लाइव के बाद धीरे धीरे 1772 तक बंगाल में गवर्नर ही चलता रहा कंपनी का। कंपनी का कौन चलता रहा? गवर्नर चलता रहा। अब गवर्नर के बाद क्या हुआ कि कंपनी को जो रेगुलेट करना था, कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां थी कुल मिलाकर के, एक कलकत्ता में थी, एक मद्रास में थी और एक बॉम्बे में थी। और इन तीनों में प्रमुख प्रेसिडेंसी कौन थी माल के उद्देश्य से? कलकत्ता वाली यानी बंगाल। क्लियर है? हुआ क्या? पहला चेंज क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज्ड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया। समझ में आया? गवर्नर जनरल बना दिया। किससे? गवर्नर से। क्लियर? एक काम और किया गया। एक काम क्या था? काम ये था कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, हम जो भी कहें, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी ला दिया गया। क्यों? क्योंकि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की वजह से ही हैदर अली से युद्ध हुए थे मैसूर के, इसलिए वो अपनी मनमानी चलाते थे। तो संसद को लगा ब्रिटेन की को कि इन दोनों को एक अधीन लेके आओ, कुछ तो करो जिससे ये एक साथ एक चाल पे काम कर पाए। क्लियर? तो एक काम और क्या किया गया इसी के साथ, मद्रास प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर ब्रॉट under the Calcutta presidency। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दी गई दोनों की दोनों। इसका मतलब है कि अब मद्रास प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसी को किसकी बात माननी थी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी की। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेड कौन था? कौन बन चुका था? गवर्नर जनरल। ठीक है? क्लियर थी इस बात? और ऐसा पहला व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, फर्स्ट पर्सन, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर बना, और ये गवर्नर जनरल बना बंगाल का। अब सोचने वाली बात यह है क्या है, जब 2 पॉइंट ला दिए गए यहां, इसका मतलब है कि इस गवर्नर जनरल को न सिर्फ ये कलकत्ता का मामला देखना है, मद्रास का भी देखना है और मुंबई को भी देखना है, यानी खुद पर भी कंट्रोल यहां भी करना है कंट्रोल। अब गवर्नर जनरल तो बेचारा एक है, इसलिए गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए, असिस्ट करने के लिए उसे एक काउंसिल बनाई गई। क्या बनाई गई? क्या बोल सकते हैं? टू असिस्ट द जीजी गवर्नर जनरल। जीजी या नहीं, यानी गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए क्या हुआ? एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक कार्यकारिणी परिषद बना दी गई, was created। एक कार्यकारिणी परिषद तैयार की गई और उस परिषद में कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स, इसमें 4 मेंबर रखे गए। कितने?
4 मेंबर रखे गए और उन 4 मेंबर्स के जो नाम थे वो एक्ट में ही दिए गए थे। कौन था? नंबर 1 फिलिप फ्रांसिस, नंबर 2 जॉन मॉनसन, नंबर 3 जॉर्ज क्लेवरिंग, एक और है बोरवेल, BARWEL, बारवेल। ये 4 लोग बनाए गए। क्लियर? इतनी सी बात। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और गवर्नर जनरल है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था सपरिषद गवर्नर जनरल। क्या कहा जाता था? सपरिषद गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। संयुक्त रूप से ये कहा जाता था। क्लियर? इतनी सी बात पक्का? भाई गवर्नर जनरल है तो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ तो इसको इज्जत मिलनी चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स वैसे ही बहुत महान आदमी है, ठीक है, कैसे महान आदमी है वो तो हम तब देखेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे। मिटाया भी ये देख लिया। महाभियोग इन्हीं पे चलाए गए हैं। मतलब आप इतिहास की बात पूछोगे जरूर। मैं क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे। हम लोगों ने एक बना ली है जीजी काउंसिल, बन चुकी है कि नहीं? ठीक है, जिनमें से एक कौन है? गवर्नर जनरल, और 4 कौन है इसके? मेंबर। क्लियर? इसका जो टेन्योर रखा गया था, टाइम पीरियड, वो रखा गया था 5 साल। ध्यान रखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना रखा गया था? 4 साल। कितना रखा गया था? 4 साल। और इसमें कितना रखा गया? 5 साल। क्लियर है? जो गवर्नर जनरल था उसको वेतन मिलता था 10,000 पाउंड, सॉरी 25,000, मतलब 25,000 पाउंड मिलता था। और जो मेंबर्स थे उनको कितना मिलता था? 10,000 पाउंड मिलता था। क्लियर? इसका कोरम जो था, कोरम के लिए 3 मेंबर चाहिए थे सिर्फ। गवर्नर जनरल काउंसिल के कितने मेंबर चाहिए थे? 3। 5 में से कितने चाहिए? यानी 3/5 कोरम था। यानी इसमें आप कोई भी निर्णय लेना है तो कोरम की आवश्यकता है, और जब कभी कोरम की आवश्यकता होती है इसका मतलब निर्णय बहुमत से होना है। किससे होना है? बहुमत से। ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी में। ये फंक्शनिंग कैसे करती थी? ऑल डिसीजंस जो होते थे इसके were to be taken by majority, बहुमत से लेने थे। बट लेकिन एक बात थी, क्या? गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। जब मत बराबरी की स्थिति हो जाती थी तभी गवर्नर जनरल वोट दे सकता था, कास्टिंग वोट। निर्णायक मत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
कास्टिंग वोट। देख लिया इतना सा। ध्यान से सुनो क्या इसकी जो फंक्शनिंग थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल तभी बैठ सकती थी जब कम से कम 3 लोग आ जाएं। क्लियर है? और 3 लोग में से या कहो कि अगर मान लो 5 लोग आ जाते हैं तो 5 में से सिर्फ 4 ही लोग तो वोटिंग करेंगे पहले, क्योंकि कास्टिंग वोट कब दिया जाता है? जब ये 4 में से 2 इधर आ जाए और 2 यानी एक माइनस दिखाए और दूसरा प्लस दिखाए। अगर मत बराबरी की स्थिति आ जाती है तो उसे बोलते हैं टाई हो जाना, केस टाई। मैच टाई होता है ना, ठीक वैसे। क्लियर है? तो तब जाकर के किसी एक पक्ष पर निर्णय लेने के लिए गवर्नर जनरल यानी जो गवर्नर जनरल था वो वोट किसी पे कर सकता था, किसी भी वोट, लेकिन उसे प्रारंभ में वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्लियर है इतनी बात? पक्का? यानी इसलिए इसमें लिखा हुआ है गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, तभी वोट डाल सकता था। क्लियर? इसको काम क्या करना था? इसके द्वारा बनाए गए कानून तभी वैध हो सकते थे, ये कानून भी बनाता था। इसका मुख्य काम था रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेशन, यानी नियम विनियमन का निर्माण करना तीनों प्रेसिडेंसी के लिए, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, सीएमबी। बाकी अगर हम बीसीएम बोलते तो ठीक ही है। हाँ बीएमसी गाली वाले शब्द हैं ये, इसलिए गलत अर्थ ना निकाले। यहाँ बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता है। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई कि क्या होता था, गवर्नर जनरल की काउंसिल कैसे काम करती थी। बेचारा ये वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत परेशान था। कैसे? जो फिलिप फ्रांसिस था, 4 मेंबर थे, फिलिप फ्रांसिस वो 4 मेंबर्स को अपनी तरफ कर लेता था, अपनी तरफ कर लेता था और अपनी मर्जी से कानून चलाता था। टाई नहीं है, गवर्नर जनरल तो वोट तब देगा ना जब टाई की स्थिति होगी। टाई है नहीं है। अगर